निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। कथन दूसरा है, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पंथ धारण करेंगे। तीसरा है, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। देखिए, इसका जो पहला स्टेटमेंट है कि कहता है कि केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जवाबदेह न होती है, लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। ये बात एकदम याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 75(2) में ये चीज़ क्लियर है कि संसद, लोकसभा का जो मंत्रिपरिषद होगा वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेवार होगा। ये आपका पहला कथन गलत है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करेंगे। तो मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 के तहत यह वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता करने के लिए तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की गठन किया जाएगा। और मंत्रिपरिषद जो भी होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। बात समझ गए? यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक कार्य करेंगे। ये कथन सही है। विधि निर्माण हेतु, जो इसका तीसरा स्टेटमेंट है, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत, लिख लीजिए, जो आदमी को नहीं लिखे होंगे लिख लीजिए, अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के प्रशासन के बारे में, विधि निर्माण के बारे में या मंत्रिपरिषद द्वारा कोई भी सूचना के बारे में राष्ट्रपति को अवगत करेंगे। अनुच्छेद 78। तो इसका कथन 2 और 3 सही है, इसलिए इसका आंसर बी होगा, केवल 2 और 3। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के प्रशासन के बारे में या विधि निर्माण के बारे में, या मंत्रिपरिषद ने कोई ऐसा सुझाव दिया है या किसी मंत्री ने ऐसा सुझाव दिया है जिससे मंत्रिपरिषद अवगत नहीं है, तो उन सभी मामलों में राष्ट्रपति को सूचना कौन भेजेगा? प्रधानमंत्री। आर्टिकल कितना? 78। चलिए, सवाल नंबर 2, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? बीपीएससी 64वां का सवाल है। देखिए, आदिवासियों का जो विद्रोह हुआ था बिहार में 1831 में, कोल विद्रोह। बात समझ गए? कोल विद्रोह। तो इसमें क्या था कि जितने भी आदिवासी क्षेत्र थे उसका प्रशासन अंग्रेज़ों ने ज़मींदारों के हाथ में दे दिया कि आप वसूल कीजिए और यहाँ प्रशासन कीजिए। तो उस समय जो वहाँ के झारखंड, अभी तक चूँकि झारखंड में बिहार से अलग हो गया, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बन गया, तो वहाँ के जो ज़मींदार थे उनका नाम था हरनाथ शाही। इन्होंने प्रशासन जो इनको मिला कि भाई ज़मीन वसूल करना, जितने भी अनाज है वसूल करना है, यहाँ पे प्रशासन करना है, तो इन्होंने आदिवासियों से ज़मीन ले करके अपने रिश्तेदारों में, अपने सहयोगियों में बांटने लगे, जिसको लेकर के आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। कोल विद्रोह, हो विद्रोह, मुंडा विद्रोह। बात समझ गए? तो ये सबसे पहले आदिवासियों का जो विद्रोह होगा बिहार की धरती पर होगा। तो इसका आंसर हो जाएंगे बिहार। बिहार मार लिए। आगे चलिए, तीसरा नंबर सवाल, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था खोंद। खोंद जनजाति। यह आपको तमिलनाडु से लेकर ऊपर बंगाल तक, बिहार तक, यानी झारखंड तक बसी हुई है खोंद जनजाति। यह क्या करते? मानव बलि करते थे। मानव बलि, भगवान के खुश करने के लिए, राजा के खुश करने के लिए मानव का बलि। पूजा उजा करते, चंदन टीका, गर्दन में माला उला लगा के एकदम हम्बा हुम्बा हु करके ले जाता, भाला ले लेके कि आज तुमको टांग के ले जाता, और उसके बाद वो करता है, इसको मार देता, खोंद जनजाति। तो नरबली प्रथा पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? हाँ, नरबली प्रथा पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाए थे? नरबली प्रथा पर नहीं रे पागल है, लॉर्ड हार्डिंग ने। लिख लिख लिख, जल्दी लिख हो इसको। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर रोक लगाया था। जो जानकारी मिले उसी समय पॉइंट टू बी नोटेड, उसी समय ये सब चीज़ लिख लिया कीजिए। नरबली प्रथा पर। चले आगे।
अगला सवाल है 4 नंबर, सर्व कर लगाया जाता है। चौथा सवाल, सर्व कर सिंचाई पर लगाया जाता था और ये लगाने वाला था फिरोज तुगलक। सिंचाई पर लगाने वाला कर सर्व कर कहलाते थे। फिरोज तुगलक ने क्या किया था? 5 बड़े बड़े नहरों का सृजन किया था फिरोज तुगलक ने। इसने क्या किया कि लगभग 28 कष्टदायक करों को समाप्त करके 4 कर वसूलना चालू किया था। एक था खुम्स, एक खराज, खुम्स, जजिया, ज़कात। ये जो खराज थे, ये जो किसान हुआ करते थे उनसे ये लिया जाता था कर। ये खुम्स था, ये लूट की जो संपत्ति होती थी, युद्ध में जो लूटा जाए, खदान में जो मिला जाए संपत्ति, या कोई ऐसा संपत्ति जो ज़मीन के अंदर गाड़ा हुआ मिला है, उसमें जो मिलता था कर, उसको खुम्स कहते थे। जजिया, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला सुरक्षा के नाम पर, कि हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, तो सुरक्षा के नाम पर लिया जाने वाला कर जजिया। और ज़कात, मुस्लिमों से लिया जाने वाला, मुस्लिम जो तुर्क अमीर लोग थे उनसे लिया जाने वाला कर ज़कात। सबसे पहले जजिया कर भारत में कौन लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, और वो पहला मुस्लिम सफल आक्रामक, जो भी बोलिए, आक्रमणकारी था 712 में। चलिए, समझ गए? ये कर समझ गए? ये कर पूछेगा जैसे घड़ी एवं चरी कर किसने लगवाया था? घर पर कर और चरने वाला जो माल जाल चरते थे उस पर कर किसने लगवाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। आप लोग याद पढ़ते ही नहीं है सही से। लाश पर सर घड़ा लाश पर नहीं, लाश की लकड़ियों पर। अगला सवाल, 5वां सवाल, वो लिख लिए ना? आगे लिखिए। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। स्टेटमेंट ए है। स्टेटमेंट आर है, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो अशोक का राज्याभिषेक कब होंगे? लगभग 269 बीसी में। अपने आप को राजा घोषित करेगा 272-73 में, और 4 साल आंतरिक विद्रोह को शांत करने के लिए इसने अपना राज्याभिषेक करवाया 269 बीसी में। अपने शासनकाल के 8 वर्ष बाद 261 बीसी में यह क्या करेगा? कलिंग युद्ध लड़ेगा। समझ गए? क्योंकि उस समय के तत्कालीन भारत में कलिंग सामुद्रिक रास्ता के माध्यम से भी और व्यापार के माध्यम से भी सबसे महत्वपूर्ण थे। तो कलिंग पर जीत इसकी हासिल होगी। अगर पूछे कि किस शासक ने कलिंग पर सबसे पहले जीत हासिल किया था, तो महापद नंद ने। नंद वंश का शासक है महापद नंद ने कलिंग को सबसे पहले जीता था। समझ गए? तो कलिंग को जीतने के बाद इसके हृदय पिघल गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख लोग मारे गए, और इस दृश्य को दिखने के देखकर ये राज्यादेश दे देगा। बात समझ गए? कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख में। और ये सभी जगह सभी मनुष्यों को अपनी संतान घोषित करेगा। क्या आप सो रहे हैं क्या गुलशन जी? नहीं सर। सभी सदस्यों को अपना संतान घोषित करेगा और एक रज्जुक नामक अधिकारी नियुक्त करेगा कि आप शिलालेखों में जितने भी बात है उसको मानिए, जीव हिंसा त्याग दीजिए। उस अधिकारी का नाम है रज्जुक, जिसकी नियुक्ति करेगा। इसका काम यही है कि ये चारों तरफ धर्म का प्रचार करे, धर्म की बातों को मनवाए लोगों से, और यह अशोक भेरी घोष की जगह पर धर्म घोष को अपना लेगा। तो इसके बातों में, इसके अभिलेखों के बातों से जान करके लोगों ने, जैसे कि बहेलिया है, मछुआरा ने जीव हिंसा त्याग दी थी। कंधार अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है, जीव हिंसा को त्यागने का कंधार अभिलेख में। ये सब लिख लीजिए। अशोक का पूछेगा सबसे बड़ा अभिलेख, 7वां अभिलेख। सबसे छोटा अभिलेख रोमनदेई अभिलेख। रोमनदेई अभिलेख ही एक ऐसा अभिलेख है जो कर से संबंधित है। वो अपने शासनकाल के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा पर जाएगा, और वहाँ जा कर के वो टैक्स 1/6 से 1/8 कर देगा।
जो टैक्स उसले जाते थे 1/6, वो हो गया 1/8। हाँ, तो ये कब गया था? अपने शासनकाल के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा पर, और अपने शासनकाल के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा पर। अकाल की जानकारी किस अभिलेख से? माँ अस्थाना और सोहगौरा अभिलेख से अशोक के समय पड़ने वाले अकाल की जानकारी मिलता है। बात समझ गए? कौन अभिलेख? माँ अस्थाना, सोहगौरा। और वो कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक के नामों का वर्णन मिलता है? वेरी गुड अमन। मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदयगोलम। लिख लीजिए इसको भी। 4 अभिलेख, मास्की, नेतुर, उदयगोलम अभिलेखों से अशोक के नाम के बारे में जानकारी मिलती है। अब वो पूछेगा कि वो कौन सा अभिलेख है ऐसा जो खरोष्टी लिपि में है? शहबाजगढ़ी और मानसेरा। वेरी गुड, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में। लिख लिए? ये सब जरूरी है, ये याद होना जरूरी है, ये एग्जाम में आगे सवाल पूछेगा। इसीलिए टेस्ट के बारे में, इस टेस्ट पर जितने भी चीज़ आपको पॉइंट नोट किए जाते हैं उसको नोट करते चलिए। यही ना समय लगेगा थोड़ा, और क्या होगा, लेकिन नोट तो कर लेंगे सवाल बाई सवाल। उसी में नोट कीजिए जो आपको इस ये टेस्ट का जो सवाल दिया गया उसी में। समय लगेगा। समझ गया? विराट कोहली आओ ने बालकोनी में जो डीसी में बैठा हुआ है कहने अरे समझ रहा, सुनाई दे रहा है तोरा? चलो ठीक, आगे चले। तो इसका ए और आर दोनों सही होगा। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए होगा ना, ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आपसे सवाल पूछा है कि कलिंग को किस शासक ने सबसे पहले जीता? तो महापद्नंद। ओखनी अशोक नहीं मार दीजिएगा, महापद्नंद ने भी कलिंग को जीता था। अशोक लड़ा तो शशिगुप्त। हाँ, आगे चलिए। 6ठा सवाल। ए में आपका कन्फ्यूजन नहीं ना है? 6ठा सवाल, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा गया है? बीपीएससी 19वां का सवाल है। इस सवाल आप लोग कौन कौन जानते हैं, हाथ उठा दीजिए ईमानदारी से, ताकि मुझे पता चले कि आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। ये दोबारा इसीलिए आपको नोट किया गया है, सवाल दिया गया है। तो क्या मारा है रे गुड्डू का आंसर? ई मारा देख के? नहीं, ई मारे हैं। ई में कौन कौन आदमी है? आप क्या मारे हैं? आप नहीं बनाए हैं? चलिए वेरी गुड, नहीं बनाए, अच्छी बात है, समझ लीजिए इसको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसमें 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत है। 5 गो रिट कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि मुझे अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इस रीट के तहत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उस व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत होने का आदेश देते हैं। बात समझ गए? बंदी प्रत्यक्षीकरण वही है। दूसरा परमादेश, जब कोई ऐसी संस्था या फिर कोई ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय परमादेश रीट के तहत उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आदेश देते हैं। परम आदेश, परमादेश। समझ गए? उत्प्रेषण, निम्न न्यायालय द्वारा जो वाद वो चल रहा है, वेटिंग में चल रहा है, उसको बोला जाता है कि आप मेरे यहाँ इस मामला को भेजिए, इस पर सुनवाई हम करेंगे। उत्प्रेषण। निषेधाज्ञा या प्रतिषेध, निम्न न्यायालय द्वारा कोई भी ऐसा कार्य किया जा रहा है जो उसे कार्य करने की
अधिकार नहीं है, उसके अधिकार सीमा से बाहर है, तो प्रतिषेध रीट का प्रयोग करके उसको रोका जाता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य न करें। आया बात समझ में। और उसका अधिकार परीक्षा, कोई ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिसका उसे अधिकार नहीं है वो कार्य करने का, तो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय अधिकार परीक्षा द्वारा उससे पूछता है कि आप किस अधिकार से ये कार्य कर रहे हैं। तो इसमें दो गो रीट, उत्प्रेषण और ये अधिकार परीक्षा पोस्टमार्टम के रूप में है, इसीलिए इसको पोस्टमार्टम कहा जाता है। इसीलिए इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये शायद 65वीं बीपीएससी 19 में पूछा गया है। समझ गए, समझ गए? हाँ, चलिए अगला सवाल 7वां। आंसू गैस है, अधिकार परीक्षा और परमादेश या उत्प्रेषण होगा। अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण होंगे। उत्प्रेषण मतलब नीचे से ऊपर बढ़ा। हाँ, तो वही ना जांच करेगा उसका मामले को। पेंडिंग होगा तो सर मतलब ज्यादा केस होने का पेंडिंग हो सकता है। वही चीज, जो भी केस पेंडिंग में है उसकी जांच करने के लिए उसको बुलाया जा रहा है, उत्प्रेषण। तो इसका आंसर उत्प्रेषण होंगे और अधिकार परीक्षा। आगे चलिए, आंसू गैस होता है अमोनिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस इसका प्रयोग करती है, आंसू गैस को। क्या मारे आप लोग? गलती मारा गया? अमोनिया मार दिए थे? चलिए, जहरीला गैस है, हाइड्रोजन, तीनों जहरीले बात है। हाँ हाँ। आ गए 8वां सवाल। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसको समझ लीजिए। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण की पद्धति के अध्ययन को बायोनिक्स कहते हैं। हाँ, बायोनिक्स, ए इसका आंसर होगा बायोनिक्स। नहीं, बायोनिक्स होंगे इसका आंसर, बायोनिक्स। इसका जो दूसरा ऑप्शन है बायोनोमिक्स, तो बायोनोमिक्स किसे कहते हैं वो समझ लीजिए। जीव जगत जिस वातावरण में जी रहे हैं उस वातावरण के अध्ययन को बायोनोमिक्स कहते हैं। बात समझ गए? वहीं लिखा, समझ लेना, जिस वातावरण में जीव जगत रहते हैं उसके अध्ययन को बायोनोमिक्स कहते हैं। लिखो लिखो लिखो। जीव जगत जिस वातावरण में रहते हैं उसके अध्ययन को बायोनोमिक्स कहते हैं। अगला ऑप्शन है इसका बायोनोमी। जैविक जगत में रहने वाले जो भी जीव होते हैं उसके नियम और कानून को बायोनोमिक्स कहते हैं। नियम और कानून को बायोनोमी कहते हैं। जीव जगत के रहने वाले जीवधारियों के नियम से संबंधित अध्ययन को बायोनोमी कहते हैं। क्लियर है? आगे चलिए, बायोमेट्री, गणित एवं सांख्यिकी के अध्ययन को बायोमेट्री कहते हैं। गणित एवं सांख्यिकी के अध्ययन को बायोमेट्री कहते हैं। आगे चलिए, 9वां सवाल। क्लियर? हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है उसे फास्फोरस कहते हैं। ना, फास्फोरस। सोडियम का क्या काम है? फास्फोरस, इसका फास्फोरस लिखिए आंसर। आगे चला, सोडियम उडियम छोड़ा, एक और फास्फोरस दिमाग में रखा। आप लोग सोडियम मारे हुए थे। किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? केचुआ एनिलिड प्राणी है, एनिलिड श्रेणी का प्राणी है। इसके जीव द्रव में हीमोग्लोबिन, हाँ, तो जीव द्रव की खोज किसने किया था? पढ़ाए हुए हैं, बायोलॉजी सबसे पहले पढ़ाए थे, पुरकेंज। वेरी गुड। जीव द्रव कितने भागों में बांटे जाते हैं?
जीव द्रव्य दो भागों में बांटे जाते हैं। एक कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म इसको कहते हैं, एक केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म इसको बोलते हैं। क्या हुआ? फ़ोन आ गए भाई? किसका फ़ोन आता है? बंगाल इलेक्शन जाना है क्या? हाँ, मोदी जी फ़ोन किए हैं क्या तुम लोग? कि पुलिस बुलवाने वाला है रे? नहीं, जा रहा है बंगाल इलेक्शन में, कोरोना नहीं है। कहीं पुलिस का पूरा बाहर चले गए। हो सकता है, अरे फ़ोन आता ही रहता है। तो समझ गए, हम लोगों के कहाँ हीमोग्लोबिन पाया जाएगा? आरबीसी में, रेड ब्लड कार्पल्स। आरबीसी के जीवन काल 120 दिन। आया बात समझ में? तो इसका आंसर होगा डी, केचुआ एनिलिड प्राणी, एनिलिड श्रेणी का वो है, जीव है। आगे चलिए, 11 नंबर सवाल। पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई थी और पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में हुई थी। इसीलिए इस दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए तो 1917 मारी है ना। देखिए पकड़ा गया ना एगो। और 1917 में क्या लग रहा? तो 1917 मारा है। देखिए थोड़ा से तो ये उम्मीद नहीं था रे। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में और पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में। लिख लीजिए। क्लियर? चलिए, एविडेंस आ गया ना, आप ओवर राइटिंग किए हुए थे 18 को, इसीलिए तो उसी को मारा। इसे जानते नहीं थे, ये जानते नहीं थे। ध्यान में था कि 1863 के आसपास हो। तो ये मतलब हम ओवर राइटिंग की वजह से 1963 लिखा रहा था, तो हम फिर 1863 किए हैं उसको। वो लिखा गया था 1963 तो फिर हम 1863 किए उसको। अगला सवाल की ओर चलते हैं। बिहार राज्य में प्रेरणा नामक कार्यक्रम निम्न में से किन्हें शिक्षित करने के लिए चलाया जा रहा है? तो देखिए, प्रेरणा जो कार्यक्रम है वो असाक्षर काराबंदियों को साक्षर बनाने के लिए चलाया जा रहा है। जेल में जो व्यक्ति असाक्षर है, जिसको लिखने पढ़ने नहीं आता है, उसी को पढ़ाने के लिए प्रेरणा नामक कार्यक्रम चल रहे हैं। सोचिए शिक्षा पर कितना कार्य हो रहा है बिहार में। जेलों में जाइएगा तो पढ़ना पड़ेगा, जेल में मत जाइए। एग्जामों दे सकते हैं। हाँ, जेल में जाके एग्जामों दे सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एकदम बजाते 21 तोपों की सलामी के साथ दोनों हाथ में हथकड़ी लगा के एकदम प्रलयनाथ गुंडा। वो गैंगस्टर है जो लॉ का पढ़ाई कर रहा है जेल में। हाँ, तो पढ़िए रहा होगा, अब क्या करेगा? बाद में आएगा तो वकील बनेगा। बाद में आएगा तो वकील बनेगा और उसी का वकालत ज़्यादा चलेगा कि जानेगा कि भाई ये संघर्ष में ही पढ़ा है, जेल में पढ़ा है। गवर्नमेंट देता है। खर्च क्या देता होगा गवर्नमेंट? शायद लाइब्रेरी किताब खरीदता ही होगा, मंगवाता होगा। हाँ, जेल करके कम से कम सही तो कर रहा है। हाँ, आता है तो 4 गो फोर्स लाइब्रेरी रहता है उसमें, उस जेल में। वाह वाह, नहीं रे बेचारा धोखा से चला गया है लाइब्रेरी में। पढ़ा था वहाँ पे? कौन किताब पढ़ा था? अच्छा, चलिए क्रांतिकारी वाला पढ़ने। चलिए कोई बात नहीं। अरे वो बेचारा धोखा में चला गया। कितना दिन रहा था रे रमन जेल में? 1 महीना 4 दिन रहा था, उसके बाद बेल हो गए थे। वो दाग लग गया तुमको बिना मतलब के। चला कोई बात नहीं, टेंशन न लगे। महात्मा गांधी भी जेल गए थे। क्या महात्मा गांधी भी जेल गए थे? महात्मा गांधी तो बिना टिकटे के चल जाता था, WT। वो बिना बातें के अनशन, बाबा अनशन में बैठा था पहले, चला ना उससे। बाबा के उपाधि है महात्मा गांधी की, आप हंसिए नहीं। मलंग बाबा, कौन कहा था मलंग बाबा महात्मा गांधी को? हे भगवान, हम बतेबो ना करेंगे करें सर। हम पढ़ाए हुए हैं कि नहीं पढ़ाए हुए हैं? लिखाए हुए हैं ना कि मलंग बाबा की उपाधि महात्मा गांधी को कौन दिया था? राजनीति का भी आप लोग देखिए। सिखाए थे। अच्छा, महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए इनवाइट किसने किया था? कौन अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में बोले। हाँ, कौन साल? 1916 में। तब 1916 बोल के नहीं गलत करे छा। 15 में आए थे सर।
9 जनवरी 1915 को कौन सा दिवस मनाया था 9 जनवरी को? प्रवासी दिवस। चलिए, हाँ क्या हुआ? मलंग बाबा। हाँ तो मलंग बाबा हम बताए हुए हैं कि महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि किसने दिया। हम तो बताएंगे नहीं, क्योंकि जो पढ़ा दिए वो बताएंगे नहीं। नहीं बताइए, पढ़ाया हुआ चीज़ याद नहीं रहता है, कितना गलत बात है। सेट। रविन्द्रनाथ टैगोर। सब रविंद्रनाथ टैगोर देते, महात्मा वहे कहते, मलंगो बाबा वहे कहते। आ राष्ट्रपिता कौन करथिन? राष्ट्रपिता वही बोले। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? तो इसका आंसर होगा जल का मूल्य जानिए, वैल्यूटिंग वाटर। बात समझ गए? हाँ। और सबसे पहले किस वर्ष मनाए गए थे जल दिवस? विश्व जल दिवस 1993 में। 22 मार्च 1993 को सबसे पहले विश्व जल दिवस मनाया गया था। इस बात की भी आशंका है कि अब जब थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो पानी के लिए होगा, यह बात याद रखिएगा। अच्छा, कैसे होगा? पानी के लिए मारामारी हो जाएगा, पानी पीने के लिए नहीं मिलेंगे एक देश अभी। दूसरा देश से बिल्कुल। अब पानी है कहाँ, बताइए ना, पानी कहाँ है? आप 20 रुपया का पहले तो कोनो चापा का टेक्नोलॉजी पर ध्यान देगा तो पानी का किल्लत, तो औद्योगिकीकरण को कम करना होगा पानी के लिए। आप जो वो मिनरल वाटर खरीदते हैं, कितना पानी छान के निकालता है, कितना पानी बर्बाद करता है। अब तो कई जगह लगा दिया है, गाँव में लगा दिया। अरे आपको तो भगवानपुर में एगो गाँव पूरा सूखा पड़ गया था, पानी नहीं थे चापाकल में। एक बार मैं बारात गया, चापाकल जितना चलाए सब सूखल, किसी में से पानी नहीं। यही भगवानपुर में हरिहरपुर है किधर, हरिहरपुर है ना, उसी गांव में। उधर का पूरा गांव सूख जाता है अप्रैल मई में। हाँ 2 साल पहले। चलिए अगला सवाल, 14 नंबर सवाल। 9 मार्च 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा, आप लोग तो पहले ये सवालों पढ़ने नहीं देते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने के बाद निम्न में से कौन उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर सी, तीरथ सिंह रावत। क्यों दिए थे आज तक पता नहीं चला। 15वां नंबर सवाल। अब सुशांत सिंह राजपूत क्यों मर गया पता चला? शोध का विषय अपने बिहार का उभरता सितारा। इतना तकलीफ, 4 दिन हम डिप्रेशन में आ गए कि ऐसा व्यक्ति जो चांद पर ज़मीन खरीद लिया, जो इतना जीरो से अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंच गया, वो व्यक्ति सुसाइड कर लेगा, ये हम कभी सोच नहीं सकते थे। कैसे वो हो गया, वही बात है। इन लोगों का अपना पर्सनल अकाउंट होता है जीवन का। आगे चलिए। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो प्लूटो अब ग्रह की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि ये वरुण के घर को ओवरलैप कर जाता था, उसके घर में घुस जाता था। ग्रह वही कहलाएगा जिसका अपना वृत्ताकार कक्षा होंगे, और अपने वृत्ताकार कक्षा में ही वो सूर्य की परिक्रमा करेगा। बात समझ गए? सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर कि पूरब से पश्चिम की ओर? आपका ग्रह वेरी गुड। चलिए, एगो ना दूगो, शुक्र और अरुण आपका वो उसमें होगा, क्या बोलते हैं उसको, सूर्योदय जो होंगे उसमें पश्चिम दिशा में होंगे। 16 नंबर सवाल। सिस्मोमीटर मापता है भूकंप को, हृदय गति कौन नापता है? हाँ चलिए। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लूक सुपीरियर झील। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में स्थित लूक सुपीरियर झील, लेक सुपीरियर झील पता चल जाता है कि सुपीरियर पानी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। हम इसी के आधार पे मानते हैं। आगे चलिए। वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग की जाती है? तो वायुमंडल जो आपका पृथ्वी है, अब पृथ्वी के नज़दीक जो आपका चारों तरफ से घेरे हुए है वो है क्षोभ मंडल। मौसम से संबंधित जितना घटना होगा सब इसी मंडल में। बादल लगेंगे, बादल गरजेंगे,
बारिश होगी सब इसी मंडल में। समताप मंडल, वायुयान को उड़ने के लिए आदर्श पाया जाता है, ये आदर्श माना जाता है क्योंकि इसमें घर्षण कम होते हैं। हवा से तो घर्षण होगा ही, या फिर आप गाड़ी से चलिए या साइकिल से चलिए, जितना तेज़ चलिएगा उतना फ्रिक्शन होगा। तो इसका समताप है, इसीलिए इसमें वायुयान चलते हैं। इसी का भाग है ओजोन, जो परावैंगनिक किरण को आपके तक पहुंचने से रोकता है। और समताप मंडल के ऊपर में ये आयन मंडल है जो 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर। फिर ई लेयर को भी दो भागों में बांटा जाएगा, E1 E2। एफ लेयर को भी F1 F2। तो इसी से जितने भी वेव होते हैं, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, लॉन्ग वेव, प्रक्षेपित करके फिर भेजे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल। भारतीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाई जाती है। 21 अप्रैल। आज क्या तारीख है? आज वही है, हमने बोले कि आज 21 अप्रैल है। तो आज कौन सा दिवस है? भारतीय सिविल सेवा दिवस। किसी का स्टेटस देखिए, इसीलिए इस सवाल का अब मेरा आदत है, जो जिस दिन जो डेट रहेगा वही डेट हम उसमें डाल देंगे कि कौन सा दिवस मनाया जाता है उस डेट को। आगे चलिए। प्रथम राष्ट्रीय खेल, 20वां सवाल है। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। ये अपने तरफ जी, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में है। किरण रिजिजू जी उधर से आते हैं, इसलिए अपना बनवा दिए उधर। क्या को सही हुआ? तो अरे बुआ क्या को सही बोलो, गिना सब आदमी काउंट करके लिखो उस पर। सवालों का एनालिसिस रोज होना चाहिए कि मेरा कितना सही हुआ, कौन सवाल पर हम फंस गए, कौन सवाल हमसे नहीं बना, कौन सवाल कन्फ्यूजन किया, कौन सवाल हम जानते थे लेकिन गलत हो गया। उसका एनालिसिस रोज होना चाहिए। क्या को सही बोलो तोहर? कबीर जी हाँ 9 गो, तोहर 5 गो, विराट जी 12 गो, सुधांशु 11 गो, तोहर रवि 12 को सही हुआ। ये मतलब ज़्यादा भारी सवाल था ना इस वाले पेज का मैक्सिमम सही भाई वो छोड़। 12 जरूर मिली भगत से बनाए। अमन सिंह, अनिल कपूर, गुलशन जी 10 गो, 20 गो में 10 गो, 20 गो में तोरा 12 गो, तोहर हीरो रे, तोहरे बुआ रोशनी। कंफ्यूजन हो गया। अरे 12 पर 100 क्या हुआ है? क्या बात है तोहरे बुआ? 109 वाला में तो 6 गलती है। 1 से तो ये पहला सवाल गलती कर दिए क्या आप लोग? ये IAS 2013 पूछा, पहला ये तो पढ़ाया हुआ आपको सवाल है, कल पढ़ाए थे। ये सवाल गलती करेंगे तो फिर तीसरा थोड़ा खतरनाक था। तब मानव बलि प्रथा निषेध। हाँ, ये चूंकि देखिए BPSC के एग्जाम में आपको जनजाति से सवाल निश्चित 1 गो या 2 गो रहेंगे, इसीलिए जनजाति से सवाल कल के भी टेस्ट में थे, आज के भी टेस्ट में था। हाँ, जनजाति से सवाल निश्चित ही रहना है। सर पंजाब का है। तो ये सब के लिए डरिए नहीं, धीरे धीरे इस सब पर वो हो जाएगा। फिर कर से संबंधित रहेंगे सवाल, समझ गए? इसीलिए टेंशन नहीं लीजिए, धीरे धीरे हो जाएंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल। कल शुक्र है, नहीं तो शुक्रवार के दिन। कल गुरु है। हाँ, शुक्रवार के दिन टेस्ट होंगे 100 सवालों का, 75 से 100 सवालों का। उस दिन सिर्फ टेस्ट होगा और इसी तरह विश्लेषण होंगे। वीडियो हम्म।